आप देख रहे हैं लोग देश की सेना को मदद देने के लिए यूपी के एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप की तैयारी हो रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बाद यूपी में यह तीसरा एयर स्ट्रिप तैयार हो रहा है। सुल्तानपुर के कूरेभार गांव के पास ये एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। एक्सप्रेसवे पर तीन एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ कराने की सुविधा भी होगी। आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 और विशालकाय हरक्यूलिस जैसे विमान उतर चुके हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे के रनवे को भारतीय वायुसेना भी परख चुकी है। हिंडन और आगरा एयरबेस के साथ जरूरत पड़ने पर इन तीनों एक्सप्रेसवे के रनवे को इस्तेमाल कर सकेगी अब भारतीय वायुसेना। बताते चले कि चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूपी की ये एयर स्ट्रिप सबसे मुफीद बताई जा रही है। आप देख रहे हैं लोग कानपुर में क्राइम ब्रांच ने कत्ल के 3 महीने बाद कातिल पत्नी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि इस महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया था और पुलिस को पति के अपहरण की सूचना दी थी। कानपुर में क्राइम ब्रांच टीम ने कातिल पत्नी की बेरहम कहानी का आखिर 2.5 महीने बाद खुलासा कर ही दिया। कातिल पत्नी ने 3 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो बेरहमी से अपने पति का कत्ल कर दिया था, फिर पुलिस को झांसा देने के लिए उसके अपहरण होने की झूठी सूचना भी दी थी। कानपुर पुलिस लाइन में अपने कातिल साथी के साथ मारुति वैन से उतरती रेनू सिर्फ अपने पति रवि मोहन की 5 अक्टूबर को अपने प्रेमी मोनू के साथ घर में ही कत्ल कर दिया था। उसके बाद मोनू अपने रिश्तेदार भोले के साथ लाश को कानपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बांदा में ले आया था। इधर रेनू ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि मेरे पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। उसने अपने शातिर अंदाज में घटना को छिपाने के लिए अपने ही हाथ में चीरा लगाकर सुसाइड का नाटक करके भी दिखाया था कि मैं पति के वियोग में सुसाइड करने जा रही हूं। लेकिन आज पुलिस ने इसको अपने पति की हत्या करने में शामिल गोलू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसके साथ ही असली प्रेमी मोनू को पहले ही जेल भेज चुकी है। मोनू ने ही रेनू के साथ मिलकर घर में रवि का कत्ल किया था। पुलिस का कहना है कि रेनू और मोनू का प्यार लॉकडाउन में शुरू हुआ था। उस समय मोनू अपना काम छोड़कर घर में रहने आया था। वो उसका रिश्ते में भतीजा लगता था, लेकिन इस शातिर महिला ने पहले उससे नाजायज ताल्लुकात बनाए, फिर उसके साथ मिलकर पति को ही ठिकाने लगा दिया। घटना वाले दिन अपने हाथ में चीरा लगाकर यह साबित करने की कोशिश भी की थी कि मेरा पति नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तब पुलिस ने यही समझा था कि वो अपने पति को बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब खुलासा हुआ तो अब इस महिला के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। वो ये कह रही है कि हत्या मोनू ने की थी और लाश भी वही अकेले ले गया था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सर्विलांस के माध्यम से चेक किया गया कि घटना के समय इनकी लोकेशन कहां थी। इनकी बातचीत को मैसेज चेक किए दिन तक पहुंचना आसान हो गया। 6 अक्टूबर को रेनू के भाई ने एक एप्लीकेशन उसकी हत्या के संबंध में दिया कि उसकी कहीं मार करके हत्या कर दी गई है और उसमें चंद्रप्रकाश उर्फ भोले का नाम उसने बताया। चंद्रप्रकाश उर्फ भोले लॉकडाउन में अपने व्यापार को बंद करके उसके घर आ गया था और इस दौरान रेनू से उसके प्रेम संबंध हो गए थे, लेकिन इस बात को उसने छुपाया और आरोप लगाते हुए अपहरण की बात बताई। बबेरू के पास एक लाश मिलती है 7 अक्टूबर को। उसका पोस्टमार्टम होता है और अननोन के रूप में रखी रहती है। 8 तारीख को उसकी पहचान होती है मृतक रवि मोहन के रूप में, जिसकी पहचान रवि मोहन के चाचा ने किया जो वहीं बांदा में रहता था। इसके बाद ये विवेचना आई यहाँ कानपुर और चंद्रप्रकाश उर्फ भोले को पकड़कर जेल भेज दिया गया। महिला ने अपने सारे आरोपों को नकारा, लेकिन मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उच्चाधिकारियों को आवेदन पत्र दिया। उनके आवेदन पत्र के पश्चात ये विवेचना क्राइम ब्रांच में आई। क्राइम ब्रांच में सर्विलांस के माध्यम से तथा सुरागरसी के माध्यम से रविशंकर भोले
तथा उसके सह अभियुक्त रेनू, मृतक की पत्नी, तथा लाश छिपाने में उसके सहयोगी चंद्र प्रकाश का नाम सामने आया। इनसे पूछताछ की गई और इन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि रेनू ने अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर के उसकी घर में ही हत्या कर दी थी और मृतक की ही ओमनी गाड़ी से उसे बांदा भेज दिया था, जिसके सहयोग से आप देख रहे हैं लोग खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कल एक कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस नेताजी की हत्या कराने का आरोप लगाया था। मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद सांसद महाराज आज बैकफुट पर नजर आए। एक सवाल के जवाब पर सांसद ने खुद के द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आरोप को निजी बताया है। उन्होंने कहा कि इसे पार्टी से न जोड़े जाने की बात कही। यही नहीं, सांसद ने कहा कि हो सकता है कि उनका बयान मिथ्या भी हो, लेकिन नेताजी की मौत की जांच तो होनी ही चाहिए थी। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज विवादित बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी उन्होंने 4 दिन पहले ही नेता ओवैसी को भी एक जानवर की उपाधि दी थी, जिस पर उनकी काफी किरकिरी हो गई थी। शनिवार को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर औरास उटरा डकौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने अपने संबोधन में मंच से कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया था। सांसद ने 2 टूक कहा कि नेताजी की हत्या कांग्रेस ने करवाई है। सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया। उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू कहीं ठहरते नहीं थे और ना ही महात्मा गांधी भी कहीं ठहरते थे। जब सांसद जी से नेताजी की हत्या का आरोप कांग्रेस पर लगाए जाने वाले बयान पर रिएक्शन लिया गया, तब कुछ समय के लिए साक्षी महाराज अटक से गए। वहीं उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका सुभाष चंद्र बोस की थी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कल उनकी 125वीं जयंती थी। कल मैंने प्रयास किया, सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी रहस्य बनी है। आखिरकार क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई जांच क्यों नहीं बिठाई? कोई पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि चाहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो या लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो या फिर नेताजी की मौत हो, इन मौतों से पर्दा उठना जरूरी है। आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका सुभाष चंद्र बोस की थी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कल उनकी 125वीं जयंती थी। उसके अवसर पर मैंने ये प्रयास किया कि सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। आखिरकार क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई जांच क्यों नहीं बिठाई? कोई पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? चाहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो या लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो या फिर सुभाष चंद्र बोस की मौत हो, इन मौतों को वैसे पर्दा उठना आवश्यक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता थी उसके आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं भी नहीं टिकते थे। तो कयास लगाया जा सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मैंने कयास लगाया है। आप देख रहे हैं लोग सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र गांव नंदौली में एक विशाल नूर शहीद क्रिकेट क्लब ग्राम सभा स्तर पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि समाज सेवी व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुस्लिम खान उर्फ पप्पू ने अपने हाथों से फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि थाना बल्दीराय उप निरीक्षक विकास गौतम व गुलाम हैदर उर्फ बब्बू वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत उम्मीदवार उपस्थित रहे। दोनों ही विशिष्ट अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया। गुलाम हैदर उर्फ बब्बू ने यहां उपस्थित लोगों से कहा कि मेरे बड़े भाई मुस्लिम खान उर्फ पप्पू और मैं स्वयं दोनों हमेशा बल्दीराय क्षेत्रवासियों के लिए रात दिन किसी भी समस्या के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे सामाजिक सहयोग हो या खेल संबंधित कोई सहयोग हो, वो हर बात के लिए तत्काल उपलब्ध रहेंगे। इस प्रतियोगिता के आयोजक बब्बू उर्फ ब्रेटली के साथ कई सहयोगी जैसे आदिल खान, कमर उल्ला उर्फ मोनू, गुलाम, मोहम्मद मुन्ना खान आदि मौजूद रहे। आप देख रहे
रहे हैं लोग प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान अल्पसंख्यक प्रभाग कानपुर द्वारा शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा व जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी कमल को कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाएं देने और गंभीर दौर में भी अथक मेहनत व जनसेवा करने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर तनवीर अहमद, डॉक्टर मोहित गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि कोरोना काल से निपटना एक बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना पूरे मेडिकल स्टाफ ने बखूबी किया। चिकित्सकों ने जनसेवा के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी कमल ने कहा कि ऐसी आपात स्थितियों में मुस्तैद रहना हर चिकित्सक का कर्तव्य है और शहर में सभी चिकित्सकों और संपूर्ण मेडिकल स्टाफ ने कोई भी कोताही नहीं बरती। प्रभाग के पदाधिकारियों द्वारा इस मौके पर सीएमओ व मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को कोरोना वॉरियर अवार्ड और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रभाग अध्यक्ष गुफरान अहमद चांद, महामंत्री अब्दुल वहीद खान, उपाध्यक्ष मोहम्मद उस्मान कुरैशी, अब्दुल रज्जाक मंसूरी, महामंत्री शामीन हुसैन अंसारी, मोहम्मद शाहिद खान आदि मौजूद रहे। ये हम लोगों का कोरोना काल में किए गए कार्य के प्रति जो आपने सराहना की है, उसके लिए हम आभारी हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से हर चीज को सावधानियां बरतते हुए हम लोगों ने जो कार्य किए हैं, उसका आज ये परिणाम प्रदेश का कि हम लोग मोर्टेलिटी और CFR में काफी नीचे आ गए, जो सक्सेस है और ये सफलता का प्रतीक है। अभी भी देश में और प्रदेश में जो प्रकाशन लिए जा रहे हैं वो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमको ये ध्यान रखना है कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है। जैसा कि मेरे हॉस्पिटल में मरीज आ रहे डेली, मैं देख रहा हूँ कि सीवियरिटी ज़्यादा है। उसके सिम्टम ऐसे हैं कि आपको सर्दी जुकाम बुखार में पता चलता है, लेकिन हो सकता है अंदर से कोरोना अंदर डैमेज कर रहा हो ऑर्गन को। किसी भी समय कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में कैसे डॉक्टर से संपर्क करें। किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो हमारा मेडिकल कॉलेज 24 घंटे खुला है, आप तुरंत वहाँ पर आके सलाह और ट्रीटमेंट ले ताकि कोरोना से हम बच सकें। मैं आयुष्मान का जो कार्ड बन रहा है, इसका परसेंटेज काफ़ी नीचे था जब हम लोगों ने इसकी समीक्षा शुरू। लगभग कोरोना काल करीब 9 महीने हमारा पूरी जो फोर्स थी, हमारी मैन पावर, उसको कोरोना के नियंत्रण में लगा दिया गया था। उससे भी बहुत सारे कार्यक्रमों पर असर पड़ा। लेकिन आप देखे होंगे कि इस बीच में जब से कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है, हमारा काफ़ी नीचे चला गया था कार्यक्रम से, लेकिन इसमें अब काफ़ी अपेक्षित सुधार हुआ है। हम अपने यहाँ जितनी CSC है, जहाँ निःशुल्क आपका आयुष्मान मित्र है, वहाँ पर 5-5 और ऑपरेटर को लगा दिया गया है। हर लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि हर लोग अपने यहाँ 50 डेली कम से कम 50 कार्ड बनवाएं। और इनके साथ साथ जो हमारे जनसेवा केंद्र के हैं, DLEs हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि कार्ड बनाएं। हम प्लान किए हैं अपने अर्बन एरिया के लिए अलग प्लान है, रूरल एरिया में भी हमारे सभासद गणों से मिल करके जो लिस्ट बन जाए, और लिस्ट बनने के साथ हम उनको केंद्र पर बुला रहे हैं। इसे आज भी आप देख रहे हैं लोग देवलपुर रोड KDH चौराहे पर डॉक्टर गुड्डू कुमार द्वारा एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ब्लड प्रेशर, फेफड़ों की जांच, थायराइड, हेपेटाइटिस, एनीमिया आदि जांचों को निःशुल्क किया गया। शिविर में काफी तादाद में मरीजों ने आकर मुफ्त जांच का लाभ उठाया। डॉक्टर गुड्डू कुमार ने बताया कि शिविर में काफी तादाद में लोग आए जिनकी मुफ्त जांच की गई है। उन्होंने बताया कि गरीब मरीज शुगर बढ़ जाने से तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके चलते शुगर के गरीब मरीजों को फ्री में मशीनें भी बांटी गई हैं। बांटी गई इन मशीनों की कीमत बाजार में लगभग 1000 रुपए होती है, जो गरीब व्यक्ति खरीद नहीं पाता है। वहीं कैंप में मोदी सलाहकार समिति के सदस्य रविशंकर हवेल ने अपने हाथों से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सामान बांटने का कार्य किया। कैंप में पहुंचे विधायक इरफान सोलंकी ने भी अपनी जांच कराकर लोगों को संदेश दिया कि डॉक्टर गुड्डू कुमार एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर दिलशाद ने कहा कि ये कैंप इसलिए लगाया गया है कि लोग जागरूक हों और अपने इलाज के लिए फ्री जांचें कराकर अपने स्वास्थ्य को सही दिशा प्रदान कर सकें। क्या एम है आपका आज का? सर, मेरा जो प्राथमिक एम है वो है गरीबों की सेवा करना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही परिवार से आया हूँ जहाँ पे गरीबों की थोड़ी सुनवाई है। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कराया है, वहाँ पे मैं
सारे मरीजों का यहाँ पे फ्री शुगर की जांच, फ्री थायराइड, एनीमिया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सब जांचें मैं फ्री करवा रहा हूँ। साथ में मैं ऐसे पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, उनको मैं शुगर की मशीन फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि वो अपने शुगर का ख्याल रख सकें, ताकि आगे चल के जो लाइलाज बीमारियां हैं, जो जैसे फालिस लगना, हार्ट अटैक आना और गुर्दे की गंभीर बीमारियों से बचे जा सकें। आप देख रहे हैं लोक शहर के युवा गायक और संगीतकार आदित्य अग्रहरी का एक नया देशभक्ति गीत 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर रिलीज होने जा रहा है। आदित्य अग्रहरी ने एक प्रेस वार्ता के जरिए पत्रकारों को बताया कि ये गीत देशभक्ति थीम पर आधारित है, जिसे आगामी गणतंत्र दिवस पर रिलीज किया जाएगा। आदित्य अग्रहरी के अनुसार वो इसके पहले भी कुछ गीत पेश कर चुके हैं, जिन्हें लोगों ने खासा पसंद किया है। आदित्य ने बताया कि इस गीत में शहर के और भी नामचीन कलाकारों ने सहयोग किया है, जो इस गीत में दिखाई देंगे। इसमें कितने लोगों की टीम में कितने लोग थे, कितने काम किया? टीम में हैं काफ़ी लोग हैं जो मुंबई से भी हैं, कुछ प्लेबैक सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, कानपुर शहर के भी बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। तो सब ने जो है अपना सपोर्ट करा है, किसी ने वीडियोस में करा है, काफ़ी लोग म्यूज़िक से भी रिलेटेड जुड़े हुए हैं। सबका एक गाना लॉन्च होने के बाद क्या लगता है कितने लोग इसको सबसे पहले? वो तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जिस हिसाब से सारी चीज़ें हैं, जैसा गाना है सब, तो आई होप कि चीज़ें काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगी, कि हर देशभक्त ये गाना सुनना चाहेगा, क्योंकि इसके शब्द, इसके बोल है ही ऐसे कि हर इंसान इसे गुनगुनाएगा और सुनना ज़रूर चाहेगा एक बार। इसमें गाना कितने लोगों ने गाया हुआ है? इसमें गाना एज अ मेन लीड पे तो मैंने गाया है ये गाना, और बाकी एज अ फीमेल लीड पे उन्होंने गाया है गाना, और बाकी कोरस में और भी लोग हैं काफ़ी। इस गाने को पूरा करने में कितना समय लगा? क्या दिक्कतें आई हैं? दिक्कतें इस गाने को पूरा करने में आया है कुछ 10 से 15 दिन के अराउंड समथिंग टाइम आया है। और जो है दिक्कतें नहीं, इतनी खास दिक्कतें नहीं है, क्योंकि सबका सपोर्ट रहा कानपुर में भी, कानपुर शहर के भी और मुंबई से भी, मतलब सबका सपोर्ट रहा है। तो इतनी दिक्कतें आई, लेकिन वो टल गई, पता नहीं चली। आप देख रहे हैं लोक कलेक्टरगंज पुलिस ने सोमवार दोपहर कोपरगंज स्थित एक होटल में छापा मारकर 10 प्रेमी जोड़ों को पकड़ा है। उन्होंने बिना आईडी पर यहां कमरा ले रखा था। पुलिस ने युवकों के साथ ही होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टरगंज थाना प्रभारी राजेश पाठक के अनुसार सोमवार दोपहर कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि कोपरगंज स्थित एक होटल में अवैध रूप से घंटों के हिसाब से प्रेमी युगलों को कमरा किराए पर दिया जाता है और उनसे यहां कोई आईडी भी नहीं ली जाती है। सूचना पर कलेक्टरगंज स्पेशल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और होटल के रजिस्टर खंगाले। इसके बाद होटल के कमरों की तलाशी ली तो यहां 10 कमरों में प्रेमी युगल पकड़े गए, जो बिना आईडी पर यहां रह रहे थे। थाना प्रभारी के अनुसार गिरफ्तार युवकों में बर्रा, जरौली, बाबूपुरवा, शास्त्री नगर, परबट, आवास विकास, कल्याणपुर आदि के युवक शामिल हैं। होटल मैनेजर जूही निवासी मयंक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और होटल के खिलाफ सराय एक्ट के तहत जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। आप देख रहे हैं लोक कानपुर में एक दिन के लिए डीएम बनाई गई शिवाजी इंटर कॉलेज की इंटरमीडिएट टॉपर छात्रा मधु यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय में फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान घाटमपुर के केवड़िया गांव निवासी फरियादी राजू ने बताया कि वो किराए के मकान में रहता है और गांव के पूर्व प्रधान उसे परेशान करते हैं, गुड्डे बुलवाकर पिटवाते हैं। पुलिस फरियाद नहीं सुन रही है। इस पर एक दिन की डीएम मधु खासा नाराज हो गई और उन्होंने ओएसडी से कहा कि वहां का एसओ कौन है, बात कराएं। एसओ का फोन नहीं लगा तो ओएसडी ने सीओ से बात करें। बात करते हुए एक दिन की डीएम ने कहा कि मैं एक दिन की डीएम बोल रही हूं, आपका एसओ क्या कर रहा है? आखिर गरीब की फरियाद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके जवाब में सीओ ने कहा कि मैम कार्रवाई जरूर होगी। एक दिन की डीएम ने कहा कि अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई करवा कर हमें सूचित करें। एक दिन के लिए डीएम बनी टॉपर छात्रा के तेवर खासे सख्त थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप देख रहे हैं लोक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अल्पसंख्यक प्रभाग द्वारा तलाक महल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां सांसद सत्यदेव पचौरी, सलील बिश्नोई व सुरेश अवस्थी का प्रभाग के पदाधिकारियों ने शॉल पहनाकर सम्मान किया।
गोष्ठी के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब कायम रखने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में प्रभाग अध्यक्ष गुफरान अहमद चांद, साकिब जावेद, महामंत्री अब्दुल वहीद खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व संध्या पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने, जागरूक राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें हमारे सलील जी, सुरेश अवस्थी जी इनको आमंत्रित किया था, तो हमने उनको मुबारकबाद भी दी है गणतंत्र दिवस की। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है ये भी बताया है। दूसरी पार्टियां आपको क्या समझती हैं ये भी बताया है। अब हम सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। महल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विचार गोष्ठी रख के एक कानपुर की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर विचार व्यक्त किए गए। और यहाँ पर सांसद जी ने और मैंने और सभी लोगों ने, वक्ताओं ने ये अनुरोध किया मुस्लिम समाज से कि अपने बेटे बेटियों को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बदलते हुए वक्त के साथ, बढ़ते हुए वक्त के साथ चलें। अगर साथ नहीं चलेंगे तो वो पीछे रह जाएगा, जमाना आगे बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं लोग